प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम जयशंकर प्रसाद और उनकी लिखी कहानी मधुआ पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम हम जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानने की यहाँ कोशिश करते हैं। जयशंकर प्रसाद का नाम आते ही हमारे दिमाग में एक ऐसे व्यक्ति का चित्र आ जाता है जो कि बहुत ज़बरदस्त कवि रहा हो और हमारे दिलो दिमाग पर उनकी वही छवि छपी हुई है। लेकिन जयशंकर प्रसाद मात्र कवि ही नहीं थे, बल्कि वो कवि होने के साथ साथ नाटककार भी थे, कहानीकार भी थे और उपन्यासकार भी थे। और काव्य की या साहित्य की जो अनेक विधाएं होती है, उन विधाओं में आपने रचना दी और बहुत छोटी आयु में स्वर्गवास होने के बावजूद आपने हिंदी को एक बहुत बड़ा, हम कहते हैं, खजाना साहित्य का दे गए। आपका जन्म 30 जनवरी 1889 को हुआ। हालांकि कुछ लोग ये कहते हैं कि 1890 में हुआ, और विक्रम संवत में यदि हम इसको जानना चाहें तो 10वीं या शुक्ल पक्ष की 10वीं, जो 1946, और स्थान था सराय गोवर्धन, जो कि काशी में स्थित है। आपका देहावसान 15 नवंबर 1937 को हुआ और एक ऐसे रोग से हुआ जिससे आज किसी को नहीं मरने दिया जाता, क्षय, अर्थात जिसे ट्यूबरकुलोसिस या टीबी कहते हैं, तपेदिक कहते हैं, उससे आपका स्वर्गवास हुआ। आप के पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद साहू था और दादाजी का नाम शिवरतन साहू था। आप जिस परिवार में पैदा हुआ, आपका जन्म, वो सुंगनी साहू परिवार था, अर्थात ये लोग तंबाकू और उससे बनी हुई चीज़ें जो है बाज़ार में बेचा करते थे। तो जब तक पिता और दादा इत्यादि रहे, तब तक आपको आर्थिक दृष्टि से कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत परिवार आपका था। और इस परिवार की प्रतिष्ठा इतनी ज़बरदस्त थी कि महाराज या राजा महाराजा के बाद यदि किसी व्यक्ति को हर हर महादेव कह कर के संबोधित किया जाता था, तो वो आपके पिता देवी प्रसाद जी ही थे, बाकी को नहीं किया जाता था, बाकी को अन्य तरीके से संबोधन किया जाता था। लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां बदली, माता का, बड़े भाई का देहांत हुआ, परिवार में जो आर्थिक जो फ़ायदा लेने के लिए या पैसे हड़पने के लिए जो षड्यंत्र होते हैं, इनके परिवार में भी हुए। लेकिन आपने अपनी रुचि साहित्यिक क्षेत्र में बनाए रखी और अपनी दुकान पर बैठते हुए भी आपने साहित्य रचना को कभी नहीं छोड़ा। और वहीं आकर के इनसे उस समय इनके जो तात्कालिक मित्र हुआ करते थे, साहित्यकार मित्र हुआ करते थे, वो आपसे मिला करते थे। तो आपने बहुत सी रचनाएं हमको दी और हिंदी साहित्य को एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाने में सहयोग किया। हालांकि इनकी जो प्रतिष्ठा है वो एक कवि के रूप में है, और यही कारण रहा कि आपने कहानी भी लिखी, उपन्यास भी लिखे, खासतौर से नाटक भी लिखे, उसके बावजूद आपको प्रतिष्ठा कवि के रूप में मिली। हालांकि जब हिंदी साहित्य का अध्ययन किया जाता है तो नाटककार के रूप में भी जयशंकर प्रसाद का एक अलग युग माना जा सकता है। ऐसी उनकी प्रतिष्ठा इस क्षेत्र में भी रही है। लेकिन आज हमें अन्य दृष्टियों को छोड़ते हुए मूलतः ध्यान देना है इनके कहानीकार के रूप पर। तो आपने लगभग 70 के आसपास कहानियाँ लिखी और सब कहानियों का स्तर जो है काफ़ी अच्छा था, जिन पे हम बाद में चर्चा करेंगे कि इन कहानियों की क्या क्या विशेषताएं या इनके कहानी लेखन की कौन कौन सी विशेषताएं रही है। और इनको जो सबसे प्रसिद्ध इनकी रचना रही है कामायनी, उस पर आपको मंगला प्रसाद पुरस्कार भी मिला। और कामायनी एक ऐसी रचना रही जिन्होंने जयशंकर प्रसाद को अमर कर दिया, जो दर्शन के क्षेत्र में भी
अपना स्थान रखती है, तो आज के पर्यावरण के युग में जहाँ पर्यावरण की चिंता रहती है, उससे बचने के लिए, उसमें जीने के लिए भी एक मार्गदर्शक पुस्तक के रूप में हमारे सामने, या मार्गदर्शक स्तंभ के रूप में हमारे सामने आज भी उपस्थित है। अब इनके रचना संसार पर आते हैं, तो सबसे पहले मैं इनका कहानी संसार ही लूँगा। बहुत सी कहानियाँ आपने लिखी, मैंने कहा 70 के आसपास आपकी कहानियाँ जो है वो लिखी हुई है, जो कि इनके 5 कहानी संग्रहों में छपी हुई है। इनका एक कहानी संग्रह छाया है, तो दूसरा प्रतिध्वनि है, तीसरा आकाशदीप है, चौथा आंधी है, तो 5वां इंद्रजाल है। तो इन 5 कहानी संग्रहों में आपकी कहानियाँ मूलतः संग्रहित है। बाकी अन्य बहुत से संग्रह आपके अलग अलग प्रकाशकों द्वारा निकाले गए हैं। फिर है आते हैं उपन्यास पर। आपके कुल 3 उपन्यास लिखे गए आपके द्वारा, जिसमें कंकाल, जो कि नागरिक सभ्यता को छेड़ते हुए लिखा गया है, उस पर चित्रित करते हुए लिखा गया है। दूसरा उपन्यास तितली था, जिसमें ग्रामीण जीवन को आपने अपने उपन्यास का विषय बनाया है। और तीसरा इरावती, जो कि अधूरा उपन्यास है और नाम से स्पष्ट है कि ये उपन्यास ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, जो कि जयशंकर प्रसाद की विशेषता मानी जा सकती है। फिर आते हैं नाटकों पर। आपके नाटक भी लगभग ये मान लीजिए कि 13 मैं कह सकता हूँ कि आपने लिखे, 14-15 भी हो सकते हैं, वो अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग माने जाते हैं, जिनमें स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, ये काफ़ी प्रसिद्ध नाटक रहे हैं। इसके अलावा जन्मेजय का नागयज्ञ, राज्यश्री, कामना, एक घूंट, अजात शत्रु, विशाख, करुणालय, कल्याणी परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन इत्यादि जो हैं इनके प्रमुख नाटक रहे हैं। और ये अधिकांश नाटक या तो पौराणिक या प्रागैतिहासिक या ऐतिहासिक जो हमारे पात्र रहे हैं, उनको अपने केंद्र में रखते हुए हमारे चरित्र को बनाने की तरफ अग्रसित होते हैं। इनकी काव्य रचनाओं में चित्राधार है, प्रमुख जो है कामायनी है, आंसू है, लहर है, झरना है, जो कि 1918 में लिखा गया था। ये प्रमुख इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। हालांकि रचनाएं और भी बहुत है, लेकिन यहाँ हम उतने विस्तार से इसमें नहीं घुसेंगे। अब आते हैं इनकी कहानी लेखन की विशेषताएं। जब आपसे पूछे कि जयशंकर प्रसाद के लेखन की विशेषताएं क्या है, तो लेखन में तो आपके और भी बहुत सी चीज़ें आ जाएगी। जब कविताओं का लेखन होगा तो अलग आएगी, नाटकों का लेखन पर पूछेंगे तो अलग आएगी। आज चूँकि हम इनकी कहानी कला पर चर्चा कर रहे हैं, तो इनकी कहानी कला की विशेषताएं क्या रही है। हम ये जानते हैं कि जब भी आप चर्चा करते हो तो ये ध्यान रखिए कि जब भी कोई सी लेखन की विशेषता को जानने की कोशिश करते हैं तो वो 2 प्रकार से होती है, कलागत और भावगत। तो यहाँ हम अलग अलग न लिख के दोनों को एक साथ ही करेंगे, और यदि संभव हो तो आप लोग उसको भाव और कला में बांट करके लिख सकते हैं। आपकी प्रथम कहानी ग्राम मानी जाती है, जो कि इंदु नामक पत्रिका में 1912 में छपी थी। आपने कुल 72 कहानियाँ लिखी, ऐसा अधिकांश लोगों द्वारा माना जाता है। आपकी कहानियाँ भावना प्रधान रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ भावना प्रधान कहानियाँ लिखी है। आपकी यथार्थ से प्रभावित कहानियाँ भी हमारे सामने आती हैं। इसके साथ साथ आपकी कहानियों की एक विशेषता उनका वातावरण प्रधान होना कहा जा सकता है, और इनके द्वारा लिखी गई वातावरण प्रधान जो कहानियाँ थी वो काफ़ी पसंद की गई। ये नहीं है कि आपने लिख दी, लोगों ने पढ़ा ही नहीं, बहुत अधिक पसंद की गई। आपकी कहानियों में जो है प्रागैतिहासिक, पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आपकी कहानियाँ लिखी हुई हमको मिलती है, जो कि मौलिक तो हैं ही हैं, इसके अलावा कलात्मक रूप से भी ये कहानियाँ श्रेष्ठ कहानियों में शामिल होती है। अब वातावरण प्रधान देख लिया, कुछ कहानियों को हमने यथार्थ से देखा, भावना प्रधान कहानियाँ देखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जयशंकर प्रसाद जो है सिर्फ भावनाओं में बहने वाले कहानीकार थे। इन्होंने अपने आसपास के समाज में जो कुछ समस्याएं देखी, उन समस्याओं को अपनी कहानी के केंद्र में रखते हुए भी कहानियों को लिखा।
मार्मिक कहानियाँ भी लिखी। आपकी जो कहानी आ रही है इस पाठ्यक्रम में मधुआ, वो भी एक इसी तरह की कहानी है। इसके अलावा आपकी कहानियों में प्रेम को या प्रेम कथाओं के रूप में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ, जो कि भावना प्रधान कहानियाँ मूलतः रही हैं। इसके साथ साथ चूँकि आप छायावाद युग में हुए थे और आप छायावाद से होते हुए रहस्यवाद की तरफ काव्य क्षेत्र में गए हैं, तो वो प्रभाव, रहस्यवादी प्रभाव आपकी कहानियों में भी दृष्टिगोचर हो जाता है। इसके साथ साथ आपने अपनी कहानियों में अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए प्रतीकों का भी उपयोग किया है। यह कहानी, पूरी कहानी प्रतीक रूप में हमारे सामने आती हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रतीकात्मकता का बहुत ही जीवंत प्रयोग प्रसाद द्वारा किया गया था। इसके अलावा इन्होंने जो ऊपर हमने चर्चा की यथार्थवादी कहानियाँ भी लिखी, तो उनकी खासियत ये थी कि ये आदर्श से प्रेरित थी। यथार्थवादी कहानियाँ जो कि आदर्श से प्रेरित रही। इसके अलावा आपकी कहानियों में इनके कवि होने का प्रभाव भी हमको दिखाई दे जाता है, और आपके इसी कारण से कहानियाँ जो है काव्यात्मकता से प्रभावित है, जिनमें पद्य की मिठास भी हमको दिखाई दे जाती है, महसूस हम कर सकते हैं। उन्होंने भारतीय जीवन या भारतीय इतिहास जो रहा है उसका एक उन्नत समय रहा है, काल रहा है, और वो जीवंत रूप से उस वातावरण को चित्रित करते हुए इन्होंने अपनी कहानियों में बहुत सी बातों को हमारे सामने रखा है। यही कारण रहा है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय आदर्श इनकी कहानियों में हमें फलीभूत होते हुए या फलते फूलते हुए दिखाई देते हैं। कथ्य और शिल्प का समन्वय इनकी कहानियों की एक और विशेषता रही है। इसके साथ साथ भाषा कथ्य के अनुरूप रही है, अर्थात जैसा कहना लेखक चाहते हैं, जिस तरह के पात्र से लेखक बात करवाना चाहते हैं, उसके स्तर के अनुसार ही आपकी भाषा का उपयोग इन कहानियों में मिलता है। मधुआ जैसे कहानी है, इसमें बिल्कुल सामान्य भाषा का प्रयोग है, क्योंकि इसमें पात्र भी ऐसा ही है। और जहाँ उच्च श्रेणी के पात्र जिसे कहते हैं, उच्च वर्ग के पात्र जहाँ होते हैं, वहाँ संस्कृत भाषा का प्रयोग भी आपके यहाँ मिल जाता है कहानियों में। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि प्रसाद के रूप में हिंदी साहित्य को एक बेहतरीन साहित्यकार हमको प्राप्त हुए, और उनकी चर्चा किए बिना हिंदी साहित्य जो है वो हमको अधूरा नज़र आता है। अब हम आते हैं कि ये जो कहानी आपके पाठ्यक्रम में दी गई है, उस कहानी में लेखक क्या कहना चाहते हैं। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो कि शराबी है। तो शराबी है तो वह और निठल्ला भी है, काम भी नहीं करना चाहता, और एक जमींदार को पकड़ लेता है, गांव के प्रभावशाली व्यक्ति को पकड़ लेता है, जिसको अपनी झूठी मूठी बातें बता करके और उससे वो पैसा ऐंठता है। और वो पैसा किस काम में लेता है? दारू के। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है कि एक बच्चा उसके जीवन को इस तरह से प्रभावित करता है कि वह उस बच्चे के कल्याण के लिए, उस बच्चे के लिए अपनी जो शराब पीने की आदत है उसको भी छोड़ता है, और यहाँ तक कि वो काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो यहाँ व्यक्ति की कमजोरी को भी लेखक दिखाते हैं, तो उसके साथ साथ उसके भीतर एक ऐसे व्यक्ति में जिसको निठल्ला कहते हैं, जिसको कामचोर कहते हैं, जो शराबी है, उसमें मानवीयता के गुण लेखक यहाँ देखते हैं और वो हमारे सामने लाते हैं, और ये दिखाते हैं कि मानवीयता की विजय अन्य तथ्यों पर हमेशा होती रही है, और वो मधुआ के माध्यम से लेखक हमारे यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं। और मैं जहाँ तक समझता हूँ काफ़ी हद तक उसमें सफल भी रहे हैं। तो अब हम कहानी के बारे में तो कल पढ़ेंगे कि कहानी में लेखक क्या कह रहे हैं, क्या किस तरह से कहानी का विकास इन्होंने किया है। तो आज हमने जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनके रचना संसार की विशेषताओं के बारे में
जानकारी लें। तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व के या जीवन के बारे में आप बताइए, और उसके साथ साथ उनके लेखन की जो विशेषताएं हैं उनको स्पष्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।